बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं डीएसबी क्रिकेट और मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली। वैसे तो रोज हम आपसे क्रिकेट की और दीगर खेलों की बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी इससे हटकर हम आप तमाम दोस्तों से बात करेंगे और हमारी जो आज की बात होगी वो रिलेट करेगी फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स साइंसेस के हवाले से कि हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर बासित अंसारी। सबसे पहले तो उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज एंड इसका क्या स्कोप है इस फील्ड का? देखिए जी, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज जो है ये 3 एरियाज़ का नाम है, 3 एरियाज़ को कवर करती है। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 फिजिकल एजुकेशन और नंबर 3 स्पोर्ट्स साइंसेज। एक कोई भी स्पोर्ट्स का आदमी या कोई लेमैन जब इस सब्जेक्ट को पढ़ता है तो वो 3 एरियाज़ के रोशनास होता है, जिसमें वो अपनी सेहत के बारे में जानता है कि इस सेहत को कैसे कायम रख सकते हैं, इस सेहत को अच्छा रखने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए और इसके दौरान जो उसकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ इंजरीज़ आ रही हैं तो उनसे कैसे बचा जा सके और अगर आ गई हैं तो उनको कैसे ठीक किया जा सके। एक बात। नंबर 2 फिज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन जो है एक साइंस है जो कि बॉडी मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर बॉडी के अंदर मोशंस आ रही हो, मूवमेंट आ रही हो और उसके ज़रिए फ़िज़िकली हम उससे बॉडी के अंदर चेंजेस ऑल्ट्रेशन महसूस करें और बॉडी में ऑल्टर आए तो वो जो है फ़िज़िकल एजुकेशन के एरिया को देखती है। और नंबर 3 जो स्पोर्ट्स साइंसेस जो है ये साइंस, चूँकि हम नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और साइंस एक बहुत वास्ट फील्ड को कहते हैं। स्पोर्ट्स अब स्पोर्ट्स नहीं रहा, अब स्पोर्ट्स साइंस बन चुकी है। इसके अंदर बायोमैकेनिक्स आ गई है, इसके अंदर न्यूरो साइकोलॉजी आ गई है, बहुत सारे एरियाज़ आ गए हैं जिसके ज़रिए हम स्पोर्ट्स को सीखते हैं, स्पोर्ट्स को खेलते हैं और अपने मतलूबा नताइज हासिल करते हैं। और इसीलिए हेल्थ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस एक ऐसी फील्ड, इमर्जिंग फील्ड है जिसमें ज़रूरी नहीं कि आप खिलाड़ी हों। अगर आप खिलाड़ी ना भी हों तो भी आप इस फील्ड में आने के बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर खतूत पे इस्तवार कर सकते हैं और अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं और एक माशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सकते हैं। जी सर, जैसे कि आपने फ़िज़िकल हेल्थ की बात की और स्पोर्ट्स साइंसेस की बात की, तो स्पोर्ट्स साइंसेस के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा एनालिसिस आ गए हैं, सारे प्लेयर्स, तमाम एथलीट्स की अपोनेंट टीम भी और जो अपनी टीम होती है वो उनके एनालिसिस करते हैं, उनके बॉडी के हवाले से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है। तो स्पोर्ट्स साइंसेस का आजकल क्या स्कोप है, क्या समझते हैं आप, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा सा कह लें कि आप पीछे है। उसकी असल वजह एक तो हमारे हालात हैं, जो हमारे फाइनेंशियल हालात हैं, जिसकी वजह से हम एक बहुत ख़तीर रकम इस एरिया में नहीं रख पाते। क्योंकि अब स्पोर्ट्स जो है दुनिया भर में एक जो है वो इंडस्ट्री बनती जा रही है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। किसी भी मुल्क की तरक्की को देखना हो, कि उस मुल्क की स्टेबिलिटी को देखना, तो उसके स्पोर्ट्स को देखा जाता है कि वो स्पोर्ट्स में किस लेवल पर है। और आप अपने स्पोर्ट्स को देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो मुल्क है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसीलिए अब स्पोर्ट्स एक साइंस, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बार बार, और साइंस जो है एक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट का नाम है। तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में आप कैसे बॉल कर रहे हैं, कैसे बैट कर रहे हैं, तो उस पर पूरी जो बायोमैकेनिक्स एनालिसिस है वो आपको नॉलेज देती है, सामने वाले ओपोनेंट खिलाड़ी की वीकनेसेस बताती है। और क्योंकि जब आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि फ़लाँ खिलाड़ी, चाहे वो बैट्समैन है या बॉलर है, तो उसका वीक पॉइंट क्या है, तो मैं किस तरीके से, किस एंगल पे जाके उसको खेल सकता हूँ। तो जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं आजकल, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, हर किस्म के स्पोर्ट्स के अंदर साइंस और ये चीज़ें आ गई हैं जिसके ज़रिए हम स्टडी करते हैं और रिसर्च करके तभी हमारा जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे गोरे हैं, हम उन्हें कोचिंग और उन पे ही रखना पसंद करते हैं बजाय डोमेस्टिक के।
क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक वालों को उस लेवल पे लेके जाना नहीं चाहते। अगर कोई सीख के आ भी जाता है तो उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसके पीछे क्या वजह है उसकी बहस में हम नहीं पढ़ते। मगर बाहर इसीलिए अच्छी परफॉर्मेंस होती है कि वहाँ हर चीज़ को साइंटिफिकली जज किया जाता है, एंकी पैंकी नहीं होती है। मतलब अगर पहले ज़माने में पीटी होती थी तो पीटी के पीछे पूरी साइंस होती थी, हमें पता था कि पीटी से हाथ ऊपर नीचे करने बस। अब ये हाथ ऊपर करना और नीचे करना, इसमें जो साइंस इन्वॉल्व हो रही है, जो मसल्स की लेंथनिंग शॉर्टनिंग हो रही है, जो एक्सरसाइज हो रही है, जो फ्लेक्जन एक्सटेंशन हो रही है, जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है, ये आज साइंस ये बता रही है। मगर हमारे आबा अजदाद शुरू से ही आप देखिए कि वो अपने अपने घरों के उन्होंने आंगनों में वो एक्सरसाइज करते थे, डंठ लगाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म की तरीक़ों से अपने आप को फिट रखते थे, वो यही थी। मगर अब चूँकि साइंस है तो साइंस को हमें साइंस के लिहाज से देखना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि हम मॉडर्न डे स्पोर्ट्स में आजकल देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में इजाफा हो गया है खेलों की, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी लीग्स भी आ गई हैं। तो एथलीट ना सिर्फ अपनी नेशनल ड्यूटी पे होता है बल्कि डिफरेंट फ्रेंचाइज के लिए लीग्स में भी अपनी ड्यूटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई है। तो वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से आप क्या बताएंगे कि किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है? उनकी बॉडी के एनालिसिस किए जाएँ, उनको उस हिसाब से उतना काम दिया जाए, उनकी बॉडी पे उतना प्रेशर डाला जाए, उतना बर्डन डाला जाए जितना वो सस्टेन भी कर सके। तो वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए जी, ये तो आम सी बात है कि 3 किस्म के जिस्म होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ठीक है ना जी। तो आपको खिलाड़ी के जिस्म की, बॉडी की साख्त, स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको गेम देना चाहिए और उसको भी अपने आप को देखते हुए गेम खेलना चाहिए। पाकिस्तान में लोग शौक से खेलते हैं, बॉडी उसकी शॉर्ट है, मसल्स उसकी बॉडी पे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर पावर है, तो उसको ऐसे ही गेम खेलने चाहिए जिसमें पावर इस्तेमाल होती है। मगर वो खेल कुछ और रहा होता है। तो ये बताएगा कौन? ये एक अच्छा ट्रेनर बताएगा, एक अच्छा कोच बताएगा। तो वो अच्छा ट्रेनर कोच कौन होगा? जिसको इसकी नॉलेज होगी कि भाई ये गेम है क्या। तो जब हमें पता होगा कि इसकी बॉडी इस टाइप की है, एंडोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है, अगर दुबला पतला है तो इससे क्या काम कराना चाहिए, अगर मोटा है तो इससे क्या काम करना चाहिए, इसका छोटा है तो इससे क्या काम कराना चाहिए। तो ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट किस्म की बॉडीज़ चलती हैं, ठीक है जी। तो ये एक अच्छे ट्रेनर की निशानी है कि वो बॉडी को देख के, हाथ के, अगर आप एथलेटिक्स की बात करें तो हाथ का साइज़ को देख के अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि क्या ये शॉटपट कर सकता है, क्या ये डिस्कस कर सकता है, क्या ये जैवलिन कर सकता है, उसकी जिस्म की साख के हिसाब से। तो ये चीज़ें लैकिंग हैं हमारी यहाँ। असल में ग्राउंड में इतने खिलाड़ी नहीं हैं जितने कोचेज़ आ गए हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली हर दूसरा बंदा ट्रेनिंग करा रहा होता है और ट्रेनिंग का उसे अलिफ बे भी नहीं पता होता। अच्छा, हम ये बात करते हैं तो वो कहते हैं जी चूँकि आपने स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है तो इसलिए आप ट्रेनर नहीं बन सकते। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है कि ट्रेनर या कोच बनने के लिए स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है। हर खिलाड़ी, जो खिलाड़ी है वो अच्छा कोच नहीं हो सकता, अच्छा ट्रेनर नहीं हो सकता। तो और अच्छा ट्रेनर कोच जो है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा खिलाड़ी भी हो जाए। तो अब ये दुनिया अलग अलग हो गई है, हर चीज़ अलग है, खिलाड़ी अलग है, ट्रेनर अलग है, कोचिंग अलग है। तो हमारे यहाँ सब कुछ मर्जिंग है और फिर हमारे यहाँ माशाल्लाह सियासत इतनी है कि हम उसमें जो है अपना ही नुकसान करते रहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आप जिस खिलाड़ी को भी ट्रेनिंग करा रहे हैं उसकी जिस्मानी साख्त कैसी है, उसकी बॉडी के अंदर कितना बर्दाश्त है, ठीक है जी। क्योंकि हम जब भी लोड डालते हैं किसी के ऊपर, उसका एक मैकेनिज़्म है कि कितना लोड, एक होती है ओवरलोड, एक होता है ओवर ट्रेनिंग। 2 किस्म की बातें हैं ये। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक और चीज़ देखी गई है कि प्लेयर्स का बॉडी मैकेनिज़्म नहीं देखा जाता। हर किसी प्लेयर को एक ही पैमाने से जांचा जाता है, उनको ओवर ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये नहीं देखा जाता कि किसी की बॉडी क्या सस्टेन करती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे इंजरीज़ हमारे एथलीट्स को होती हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन को होती हैं। जैसे कि हसन अली की मिसाल हमारे सामने है, रोमान रईस की मिसाल हमारे सामने है। इसके साथ साथ बाकी काफ़ी प्लेयर्स ऐसे कि जो टॉप के प्लेयर
प्लेयर्स थे, आए, परफॉर्म किया, अपना टैलेंट शो किया, बट बिकॉज ऑफ देयर ओवर वर्कलोड और फिर उसके साथ साथ जैसे कि उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग करवाई गई और जिस तरीके से उनको इंजरीज हुई, तो वो फिर गेम में उस तरीके से वापस नहीं आ सके या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम बाहर रहे अपने इस गेम से। तो इंजरी प्रिवेंशन के हवाले से आप क्या बताएंगे कि किस तरीके से इन सीवियर इंजरीज से बचा जा सकता है और किस तरीके से हमें प्लेयर्स को ट्रेन करना चाहिए कि वो परफॉर्म भी करें और ज़्यादा इंजर्ड भी ना हों? देखिए जी, ओवर ट्रेनिंग जो है ना वो अल्टीमेटली आपको फटीक की तरफ लेके जाती है, आपकी मसल्स की इंजरी की तरफ लेके जाती है। उसकी असल वजह दो वजह हैं। या तो ट्रेनर गलत है, जो ट्रेनिंग करा रहा है उसे नहीं पता कि मैं क्या करा रहा हूँ, ये बंदा किस काबिल है, या जो करने वाला है वो फिट ही नहीं है कि इस ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग वो कर रहा है। तो दोनों वाइस वर्सा हैं, ठीक है जी। जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं तो अल्टीमेटली आपके मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने का, ये लैक्टिक प्रोड्यूस होने का मैकेनिज्म है, वो बिगड़ जाता है। तो ओवर ट्रेनिंग करने में मसल फटीग, स्पैज्म और डॉम सिस्टम कहते हैं, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस, वो डेवलप होती है, जिसकी वजह से मसल्स पे जब भी लोडिंग आएगी, फिर ओवर ट्रेनिंग की वजह से जब ओवरलोडिंग होगी तो मसल इंजरी का शिकार हो जाएगा। और ये हमारे खिलाड़ियों के साथ होता है, चाहे वो माजी के जाहिद हों या और कोई खिलाड़ी हों क्रिकेट के अंदर, जिनके ट्रेनिंग वो असल में हम लोग ओवरनाइट चीज़ों को चाहते हैं हासिल करना, कि आज आया हूँ मैं, कल मैं शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दूँ और परसों मैं जो है वो 400 विकेट कर लूँ, वसीम अकरम को ब्रेक कर दूँ। तो हर चीज़ इन लोगों ने भी एक टाइम से की है। वसीम अकरम ने टाइम से काम किया है, ट्रेनिंग की है, सीख के करा आगे। शोएब अख्तर ने मेहनत करके आगे लेके गया, मगर शोएब अख्तर का भी इशू घुटने का था, वो बड़ा सीरियस इशू चलता रहा, ऑर्थोस्कोपी वो बेचारा कराते रहे बार बार, और उसकी मेन वजह वही थी, मगर जब वो ऑस्ट्रेलिया से करवा के आते तो फिर उनकी रिकवरी हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर चूँकि हम जल्दबाजी में रहते हैं और राइट मैन राइट प्लेस पे नहीं होता, तो इसलिए ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। अच्छा सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जामिया कराची में ये डिपार्टमेंट कितने अरसे से काम कर रहा है, इसका आगाज़ कब हुआ, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, और साथ साथ आपकी जो एसोसिएशन है इस डिपार्टमेंट से, मैं उसके हवाले से भी ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि आप कब से इस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, कब से आप इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे बड़े नाम, ऐसे बड़े एथलीट्स जो कि इस डिपार्टमेंट का माजी में या अभी प्रेजेंटली हिस्सा हैं, उसके हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। देखिए, डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, 1996 में डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था, और इसको मरहूमा सूफिया खलीक साहिबा जो डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन थी, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये डिपार्टमेंट बनाया था। उस वक्त ये 1 साल का प्रोग्राम था, 1 साल का मास्टर्स होता था। यहाँ पर जो खिलाड़ी, जो आम लोग फ़िज़िकल एजुकेशन में 3 साल का डिप्लोमा करते थे, तो वो इस डिपार्टमेंट में आके 1 साल का मास्टर्स करके अपने आप को एमए करार देते थे और एमए की डिग्री लेके जाते थे। ये सिलसिला 1996 से लेकर 2000 तक चलता रहा। फिर 2001 में मैडम सूफिया और उनकी टीम ने 2 साल का मास्टर्स लॉन्च किया, जिसको एमएससी का नाम दिया गया। मेरी खुशनसीबी कि उस पहले बैच का स्टूडेंट मैं था। मैं उस पहले बैच में मैंने दाखिला लिया और यहाँ पढ़ना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता 2 साल मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने सोचा कि किसी तरीके से मैं डिपार्टमेंट में जो मैंने सीखा है उसको मैं कंट्रीब्यूट करूं। तो मेरे एक उस्ताद थे जनाब मसूद कुरैशी साहब, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि सर मैं इसमें मज़ीद पढ़ना चाहता हूँ, इसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहता हूँ, एमफिल पीएचडी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी चेक करने के बाद मुझे अपने साथ अपनी रहनुमाई में मुझे एनरोल किया अपने सुपरविज़न के अंदर, और फिर मैंने उनके साथ एमफिल पीएचडी स्टार्ट किया फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर। उस वक्त जाहिर सी बात है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी जो है वो विजिटिंग थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट से प्रोफेसर्स आते थे, पढ़ाते थे। तो मेरी बोलने की सलाहियत को, मेरी बात कन्विंस करने की सलाहियत को देखते हुए तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे मशवरा दिया कि आप जो हैं टीचिंग साइट पर आइए। तो मैंने दरख्वास्त दी कि मुझे डिपार्टमेंट के अंदर पार्ट टाइम पढ़ाने दिया जाए। तो जो डिपार्टमेंट की इंतज़ामिया थी उस वक्त की, उन्होंने मुझे पार्ट टाइम पढ़ाने दिया, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मैंने पार्ट टाइम शुरू किया तो उन्होंने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे फ़ुल टाइम डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाया, और फुल टाइम पढ़ाते हुए मुझे 6 महीने ही गुजरे थे तो जामिया कराची में मेरे डिपार्टमेंट का इश्तिहार आ गया लेक्चरर के लिए,
और मैंने उसमें एप्लीकेशन डाल दी। और अल्लाह ताला की जब मेहरबानियाँ हों और वालिदैन की और दुआएँ हों आपके साथ, तो रास्ते बनते चले जाते हैं। मैं लेक्चरर अपॉइंट हुआ, फिर मीनवाइल मैंने एमफिल पीएचडी मुकम्मल किया, और एमफिल पीएचडी मुकम्मल करने के बाद मैं डिपार्टमेंट का पहला पीएचडी करार दिया गया। और इनफैक्ट मैं चूँकि प्रोफेशनली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो फिजिकल थेरेपी की फील्ड का भी मैं पहला पीएचडी इस सेंस में हुआ कि मैंने जो एरिया अपना पीएचडी में कवर किया था वो कार्डिक रिहैब था। पाकिस्तान में ये पहली अपनी नौइयत की पहली पीएचडी थी जो दिल के मरीज़ों के लिए थी, कि दिल के मरीज़ जिनका बाईपास होता है और उनको हम एक्सरसाइजेस के ज़रिए, किन एक्सरसाइजेस के ज़रिए उनके दिल को अच्छा बनाया जा सकता है। तो इस पे मकाला मेरा छपा, बाहर गया, बाहर एक्सेप्ट हुआ। वहाँ जो प्रोफेसर्स थे बाहर के अंग्रेज़, उन्होंने उस पर रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि जी इसको पीएचडी दे दी जाए इस मकाले के ऊपर। तो जामिया कराची ने मुझे पीएचडी दी। ये सफ़र आज तय होता चला गया। फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, फिर मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, और फिर 2014 में मैंने डिपार्टमेंट, 2007 में पहले मैं इंचार्ज बना, और फिर 2014 में मैं डिपार्टमेंट का पहला चेयरमैन मुंतखब हुआ। और 2014 से लेके 2021 तक मैं डिपार्टमेंट की बागडोर संभाला हुआ हूँ, जो मुख्तलिफ फोरम के ऊपर डिपार्टमेंट को डिफेंड करता हूँ। और मैंने इस 2 साल के जो प्रोग्राम मेरे डिपार्टमेंट में होता था, इसके साथ साथ मैंने फिर 3 साल का ऑनर्स, 1 साल का मास्टर्स, एमफिल पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट किया और कामयाबी के साथ इसको रवा दवा किया। और फिर यही सारे प्रोग्राम्स इवनिंग शिफ्ट में भी स्टार्ट किया है, यानी कि मॉर्निंग में भी ऑनर्स मास्टर्स और इवनिंग में भी ऑनर्स मास्टर्स, लीडिंग एमफिल पीएचडी। ये सारे प्रोग्राम्स अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने 2007 से 2021 के दरमियान प्रोग्राम मुख्तलिफ स्टेशनरी बॉडी से पास करा के शुरू किया। और अभी अल्लाह का बड़ा करम है कि मोर दैन 800 स्टूडेंट जो हैं वो डिपार्टमेंट में मॉर्निंग इवनिंग में इस डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात, जिसमें अगर हम हॉकी की बात करें तो सुहेल अब्बास, समीर हुसैन और इरशाद साहब थे, इनको अशू कहते हैं सब वो, और इसी तरीके से कमर इब्राहिम साहब भी आए थे, ताहिर जमान साहब भी आए थे। ऐसे लोग स्टार्स जो हैं यहाँ से करके मास्टर्स किया उन्होंने। और क्रिकेट की बात करें तो उसमें अथर लीग हमारे यहाँ से पढ़ के गए। उसके अलावा क्रिकेट के जो 2 भाई हैं कोचिंग और फील्डिंग के, आसिफ और उनके भाई जिनका भी इंतकाल हुआ है हाल ही में, आसिफ महमूद, और उनके भाई ताहिर महमूद, वो दोनों भाई हमारे यहाँ से मास्टर्स करके गए। उनका साहबजादे तैमूर महमूद, उन्होंने हमारे से मास्टर्स किया। उसके अलावा डिफरेंट और अभी जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, दानिश अजीज़ हैं, वो हमारे से पढ़ रहे हैं। जहांज़ीब सुल्तान हैं, वो हमारे से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा काजिम हैं जो फर्स्ट अंडर-19 के कप्तान भी थे, वो पढ़ रहे हैं। इवन इनफैक्ट सरफराज जो हैं वो भी हमारे शाम के स्टूडेंट हैं, मगर उनका सख्त शेड्यूल ऐसा है कि पाकिस्तान में उनके कदम ही कम रंजा होते हैं, तो वो यहाँ मौजूद कम से कम होते हैं। तो और क्रिकेट की तरफ फोकस है उनका, तो उनका भी इनरोलमेंट यहाँ पर हुआ है और वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ टेबल टेनिस के और बैडमिंटन के पाकिस्तान जूनियर्स का खिलाड़ी, पाकिस्तान नेशनल खिलाड़ी, तो बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। इवन क्रिकेट के जलालुद्दीन साहब जो हैं वो हमारे यहाँ से मास्टर्स के लिए आए और वो उन्होंने उसमें दाखिला लिया, वो करके गए। और इसी तरीके से जो है बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स की फील्ड के, डिफरेंट स्पोर्ट्स के, एथलेटिक्स में अगर आप आ जाएँ तो मुख्तलिफ बड़े बड़े नाम हैं, वो उन्होंने हमारे यहाँ से किया। बॉडी बिल्डिंग के लोग, मतलब मुझे भी शायद याद नहीं कि कितने लोग हैं जो हैं। और अब हाल ही में जो है जर्नलिस्ट भी जो स्पोर्ट्स फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ शुएब जट हैं, वो हमारे यहाँ से कर रहे हैं। ये हमारे सामने जो इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, शाहजेब, ये हैं। इसी तरीके से और भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो है हमारे यहाँ से मास्टर्स किया और माजी में और ये हाल में अब ये 2 होनहार लोग काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह खुशी इस बात की है, जो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये लोग आते हैं, ये लोग क्लास लेते हैं और ये लोग अपना टाइम देते हैं। इस पे कोई दो राय नहीं है कि कभी टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, कभी थोड़ा कम देते हैं, मगर असल चीज़ है टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि दाखिला लेने के बाद ये भाग गए, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है।
जो भी लोग पढ़ते रहे और पढ़ रहे हैं, ये अपना इनकी इनकी इंटेंशंस नज़र आती हैं कि ये कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हासिल करके जाना चाहते हैं, ये सिर्फ डिग्री नहीं चाहते। तो मैं थोड़ा हैरान था शुएब जट को और शाहजेब साहब को देख के कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है, ये लोग तो इतने मसरूफ़ लोग हैं, मगर जब मैं इनको शाम की और सुबह की क्लासों में और लैब में देखता हूँ, ये ग्राउंड में जो है वो जब आम स्टूडेंट के साथ जब ये भी मट्टी के अंदर अपने आप को अट रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं और प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो उससे खुशी होती है कि कल को जब ये लोग जाएंगे 2 साल के बाद यहाँ से मास्टर्स करने के बाद, तो यकीनन ये अपना और अपने मुल्क का और अपने वालिदैन का और इस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। मगर अब बात वही होती है कि अगर हम किसी प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एथलीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक हमारा भी ये होता है कि हम इस चीज़ के बारे में पहले सीखें, हम इस चीज़ के बारे में खुद पढ़ें कि वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मेरा भी ये इनिशिएटिव था कि इस डिपार्टमेंट में मैं आऊँ, यहाँ से डिग्री लूँ और जो कुछ मैं यहाँ से सीखूँ फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करूँ। अच्छा सर, अगर हम कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब की बात करें तो वो ख़ुद भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं आपके साथ इस फ़िज़िकल हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज में, और क्या कंट्रीब्यूशंस हैं उनकी आपके डिपार्टमेंट के लिए? और मज़ीद क्योंकि एफ़र्ट्स तो उनकी तरफ से भी नज़र आ रही हैं, आपकी तरफ से भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपने बताया, मज़ीद आप क्या समझते हैं कि इस डिपार्टमेंट को ऐसी किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम इस डिपार्टमेंट को मज़ीद आगे ले जाएं और इस एजुकेशन को हम मज़ीद लोगों तक आम करें और हमारे एथलीट के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो कि वो उसको अंडरस्टैंड करें? ये जहाँ तक वाइस चांसलर की बात है, तो मैं आपको बताऊं, बड़ी आपको हैरानगी होगी कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराक़ी साहब, ये स्पोर्ट्स लवर हैं और ऐसे स्पोर्ट्स लवर सिर्फ बातों की हद तक नहीं, प्रैक्टिकल लवर हैं और ये ख़ुद भी खेलते रहे अपने टाइम पे, और अभी भी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इनकरेज करते हैं और मुझे तो बुला के कहते हैं अक्सर, और मुख्तलिफ डेज़ के ऊपर मुख्तलिफ जो इवेंट्स आते हैं उसमें वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स और इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, और ख़ुद भी वो कोशिश करते हैं कि किसी भी बहाने से ग्राउंड में उतरने का मौका मिल जाए, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो। तो वाइस चांसलर की तरफ से अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि वाइस चांसलर हमें ऐसे मिले हैं जो नॉट सिर्फ एकेडमिक बल्कि वो स्पोर्ट्स के भी शहदाई हैं, और हमें हमारे डिपार्टमेंट को और ख़ुसूसन हमारे डिपार्टमेंट को उनकी बड़ी ही आशीर्वाद हासिल है, मंजूर नज़र हम लोग हैं। हमारी कोई काम नहीं रुकता, हमारी कोई चीज़ नहीं प्रॉब्लम में आती, हम जो भी कहते हैं सर को लिख के भेजते हैं, वाइस चांसलर साहब फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेते हैं। और कराची यूनिवर्सिटी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एनी टाइम वाइस चांसलर का ये खासा है कि कभी कोई स्टूडेंट को जीत के आते हैं तो फ़ौरन उसकी स्कॉलरशिप, फ़ौरन उसको इनामात देते हैं। मतलब आप ना पूछिए, वाइस चांसलर साहब की काविशें स्पोर्ट्स के लिए और जामिया के लिए बेताश हैं। अच्छा सर, बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक कही, लेकिन आखिर में मैं आपसे ये मैसेज ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो कि स्पोर्ट्स की तरफ माइल हैं, स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी टैलेंट रखते हैं, स्पोर्ट्स को उन्होंने अपनाया हुआ है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी? लास्ट में ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। बस मैं ये बच्चों को ये कहूँगा कि आप जो हैं अगर आप देखें, अब वो ज़माना गया कि सिर्फ आप खेल खेल के कहते थे ना, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब ये थ्योरी चेंज हो गई है, अब दोनों चीज़ें मिला के नवाब बनने वाली बात है। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ जो है थोड़ी सी आपको एफ़र्ट अपनी एजुकेशन के ऊपर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब तक आप स्पोर्ट्समैन हैं तब तक तो आपकी तोती बोलती है, आपको नौकरी भी मिलती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा, सब कुछ है। पर जब आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है अल्टीमेटली फिर आपका सितारा जो है वो नीचे आता है। उस वक्त अगर आपके पास आपकी फ़ील्ड की डिग्रियां होंगी तो आप भूखे नहीं मरेंगे। आपको माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है, अब डिफरेंट फील्ड्स इमर्ज हो गई हैं स्पोर्ट्स को लेके, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर्स है, इतना सारा अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं
कि आप इन ऑनर्स और मास्टर्स की डिग्री के बाद अपने आप को किसी ना किसी लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, और मैं कहूँगा कि आप अगर कुछ खेलते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स के साथ अपनी एकेडमिक्स पे भी थोड़ी सी तवज्जो करें और जामिया कराची का हिस्सा बने और यहाँ पर आएँ। और मैं साथ साथ आखिर में, हालांकि सवाल तो नहीं है किया इन्होंने, मगर मैं कहूँगा कि ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं और वो स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो उनको भी मैं दावत दूंगा कि वो डिफरेंट तरीके से स्पोर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट करें। कराची यूनिवर्सिटी जो है, जिस तरह मुल्क के हालात हैं, कराची यूनिवर्सिटी ख़ुद अपने रिसोर्स जनरेट करती है, अपने पैसे बनाती अरेंज करती है, तो वो उसके एक्सपेंडिचर्स भी बहुत हैं। तो हमें भी, अगर आप किसी भी शक्ल में स्पोर्ट्स की खिदमत करना चाहते हैं और किसी भी शक्ल में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जामिया कराची को, तो आप आगे आएँ और जामिया कराची का हिस्सा बने और जामिया कराची को एज अ वॉल्टियरली अपनी तरफ से कुछ डोनेट करें चीज़ें स्पोर्ट्स की मद में, बताएं कि जी हम स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि आज का माशरा वही माशरा तरक्की करता है जो जहनी तौर पे भी फ़िट हो और जिस्मानी तौर पे भी फ़िट हो, वही लोग आगे बढ़ते हैं। और कोविड के अंदर भी वही लोग सर्वाइव कर रहे हैं जो फ़िट हैं फिज़िकली भी और मेंटली भी। क्योंकि कोविड को अगर आपको हराना है तो अपने आप को फ़िट रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और अपने आप को आगे लेके जाना है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your time, and it was a real honor to talk with you about our फील्ड के इस फील्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है मॉडर्न डे स्पोर्ट्स में, और आगे भी गाहे बगाहे आपकी ज़रूरत हमें पड़ेगी और हम आपसे इसी तरीके से बात करते रहेंगे और आपकी जो नॉलेज है उससे हम मज़ीद सीखते रहेंगे। सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बासित अंसारी। हमारा प्रोग्राम आपने दोस्तों एंजॉय किया होगा। डीएसबी क्रिकेट को फॉलो करें, आगे भी आपसे इसी तरीके से बात करते रहेंगे।